नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा की कलाम की टास्क टेस्ट सीरीज देख रहे थे और टेस्ट नंबर 2 देख रहे थे और अपनी 2 क्लासें हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है। भले ही ऊपर लेवल 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्लासें जो है लेवल 2 साइंस मैथ और लेवल 2 SST और लेवल 1 तीनों के लिए है। क्योंकि जो शुरुआत के 80 क्वेश्चन है वो किसके आए थे, जो है साइकोलॉजी के आए थे, इसलिए जो है इसमें सेम आए थे तीनों के तीनों पेपर में। तो ये दोनों जो है लेवल है उनके लिए जो है क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जिन विद्यार्थियों में टाइपराइटर पर टंकन करना सीखा है, ठीक है, टाइपराइटर पर टंकन मतलब टाइपिंग करना, ठीक है, जब वे इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर कीबोर्ड पर टंकन करने के लिए करते हैं तो ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। तो देखो टाइपराइटर क्या होता है, अगर आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो है ऐसे कीबोर्ड नुमा होता था जिस पर ऐसे लोहे की कीलें लगी होती थी और जो बटन हम दबाते थे तो वो लोहे की कील पीछे होकर ऐसे उस पर जो है कागज पर जाके लगती थी और वहां पर टाइप हो जाता था। तो टाइपराइटर से टाइपिंग करना सीखा है, उसके बाद में वो है कंप्यूटर कीबोर्ड से जो है टाइपिंग करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, उसको फायदा ही हो रहा है। तो ये होता है आपका धनात्मक अंतरण। क्या होता है, धनात्मक अंतरण। और पहले वाली 2 क्लासें नहीं देखी है तो उसको जरूर जाकर देखें, क्योंकि अपन धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, ऊर्ध्वाधर अंतरण और क्षैतिज अंतरण सारे देख चुके। तो वो क्लासें आप जरूर देखें। तो ये आपका धनात्मक अंतरण है। इसमें क्या होता है, जब एक चीज जो है आपको जो है दूसरी चीज जो दूसरा कार्य करने में, मतलब पहला कार्य दूसरा कार्य करने में मदद करे, तो वो क्या होता है, आपका धनात्मक अंतरण होता है। जैसा कि साइकिल चलाना सीख कर आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, धनात्मक अंतरण है। और इनको डिटेल से हम पिछली क्लास में देख चुके। अगला क्वेश्चन नंबर 57। 57वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रेक्षणात्मक अधिगम की अवस्था नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रेक्षणात्मक अधिगम की अवस्था नहीं है। तो सबसे पहली बात तो प्रेक्षण जो है अधिगम का प्रेक्षण सिद्धांत है वो सामाजिक सिद्धांत है। कौन सा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को ही प्रेक्षण अधिगम सिद्धांत कहते हैं। और ये दिया था बांडुरा ने। किसने दिया था, बांडुरा ने। कोई गलती हो जाए तो जरूर आप कमेंट करके उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह पूछा कि कौन सी अवस्था नहीं है। सबसे पहले व्यवहार की पुनः प्रस्तुति के लिए विपरीत होना, तो ये तो इसमें जो है उपस्थित है, ठीक है। प्रेक्षित तत्वों को स्मृति धारण करना, मतलब जो चीजें आपने ऑब्जर्व की है उनको अपने दिमाग में फिट करना, तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। अब है वातावरण का विश्लेषण। क्या है, वातावरण का विश्लेषण, तो ये आवश्यक नहीं है। प्रेक्षणात्मक अधिगम में वातावरण का विश्लेषण आवश्यक नहीं है। वातावरण कारक को इन्होंने शून्य माना है, वातावरण को महत्वपूर्ण नहीं माना। वातावरण को क्या माना है इन्होंने, नगण्य माना है, गौण मानना है, ठीक है, नगण्य माना है। वातावरण का विश्लेषण करना जरूरी नहीं होता। फिर निदर्श के व्यवहार पर ध्यान देना, ठीक है। क्या है, निर्दर्श के व्यवहार पर ध्यान देना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले आप जो इन चीजों को पढ़ोगे ना, फिर ये क्लासें देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, और वैसे मैं ज्यादातर चीजें बता भी रहा हूं साथ में, लेकिन एक प्रकार से रिविजन टाइप से इनको लो आप, ठीक है। तो वातावरण का विश्लेषण जो है वो जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा छोटा कर लेते हैं 58वें क्वेश्चन को। 58वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थार्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या है। थार्नडाइक का प्रभाव का नियम, और हम पिछली क्लासों में बात कर चुके। थार्नडाइक ने जो है 3 मुख्य नियम दिए थे, जिसमें से एक तो प्रभाव का नियम हो गया, एक आपका था अभ्यास का नियम, ठीक है, और एक था आपका किसका, तत्परता का नियम, ठीक है। ये 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे, वो हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके। प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम है एक तो संतोष और एक असंतोष का नियम। कौन सा, संतोष और असंतोष का नियम। इसका मतलब क्या कह रहा है कि व्यक्ति वह कार्य करने में ज्यादा रुचि रखता है जो उनको आनंद प्रदान करे, जो उनके जो है अच्छे के लिए हो, ठीक है। और वह कार्य जो है करने का मतलब उसका मन कम करता है, वो कम सीखता है जिसमें वो असंतोष हो। यानी मतलब वह कार्य ज्यादा करता है जिसमें वो खुद को संतोषित या संतुष्ट महसूस करे, और वह कार्य जो है कम करता है जिसमें असंतोष हो उसको, मतलब उसको क्या दुख हो या फिर वो उनको अच्छा ना लगे। अब देखो बात पूछे कि प्रभाव का नियम क्या है, तो व्यवहार जो परिणामोत्पादी व्यवहार जो वातावरण में क्रियान्वित होता है, तो ये तो बात अपन ने की नहीं। फिर है ऐसे व्यवहार जिनके बाद अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावना रहती है, और ऐसे व्यवहार की आशंका कम रहती है जिनके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं, तो ये बात अपन कर चुके।
मतलब संतोष और असंतोष का नियम लगता है कि वह जो है काम ज्यादा करेगा जिसमें उसको क्या हो, उसके अनुकूल हो और उसको संतोष मिले, और वह कार्य जो है कम करेगा जिसमें उसको असंतोष हो या प्रतिकूल जो है क्या होगा, प्रतिकूल परिणाम हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब अधिक संभावना किस परिणाम की रहती है, जिसमें अनुकूल परिणाम प्राप्त हो, और जो है जो मतलब जो आशंका कम किस में रहती है, जिसमें प्रतिकूल परिणाम हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन देखो, क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो मानव अधिगम है उसमें अंतर्निहित मानसिक जो प्रक्रिया है वो सूझ, आलोचना और व्याख्या, तीनों ही चीज है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है उस टाइप का नहीं है, जो आए हुए क्वेश्चन है उनका लेवल मैच नहीं होता, कि क्रो एंड क्रो के अनुसार जो मानव अधिगम है वो सूझ, व्याख्या और आलोचना जो है सभी मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन बोल रहा है, रोजर्स के अनुसार जो सिद्धांत है उसके संबंध में असत्य कथन बताओ। तो कार्ल रोजर्स, इनका पूरा नाम क्या था, कार्ल रोजर्स। ठीक है, और इनका मैं बता देता हूं, ये थे मानवतावादी। कौन से वैज्ञानिक थे, मानवतावादी। ठीक है, और मानवतावादी वैज्ञानिक होता है वो क्या करता है, आत्म संपर्क को ज्यादा जो है क्या करता है, महत्वपूर्ण मानता है। तो ये क्या मानता है कि आत्म संपर्क का निर्माण ही अधिगम है। आत्म संपर्क का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। मतलब खुद के प्रति जो है संपर्क बनता है उसको कहते हैं आत्म संपर्क। आत्म संपर्क का निर्माण ही अधिगम है, ये कौन कहता है, मानवतावादी वैज्ञानिक कहते हैं। और ये कौन थे, कार्ल रोजर्स थे। ठीक है, एक बात और, ये संज्ञानात्मक का ना उसको अर्थहीन मानते हैं। संज्ञानात्मक तत्व को क्या मानते हैं, अर्थहीन मानते हैं, अर्थहीन मानते हैं। ठीक है, संज्ञान को अर्थहीन मानते हैं, आत्म संपर्क पर बल देते हैं, मानवतावादी है और इनका नाम है कार्ल रोजर्स। और असत्य कथन बताना इनके सिद्धांत के बारे में। सबसे पहला ये आत्म का सिद्धांत है, तो बिल्कुल सही बात है, क्या है, आत्म संपर्क का सिद्धांत है, तो इसको आत्म का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ये घटना तत्व का उल्लेख करता है, बिल्कुल सही है। फिर ये संज्ञानात्मक अधिगम को महत्वपूर्ण मानता है, तो अभी बात कर चुके हैं संज्ञानात्मकता को, तो ये अर्थहीन मानते हैं, तो ये गलत हो गया। फिर ये मानवतावाद से संबंधित है, तो ये बात भी अपन कर चुके हैं, क्या मानवतावाद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को असत्य बताना था, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वह चरण जहां सूझ अचानक प्रकट होती है। तो देखो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने। किसने दिया था, कोहलर ने। और ये क्या था, गेस्टल्टवादी। ठीक है, और इसके बारे में गेस्टल्टवाद के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो इस सूझ के सिद्धांत में क्या होता है, 3 प्रकार जो 4 जो है इनके प्रमुख चरण होते हैं, और ये चारों क्रम से लिखे हुए। पहला होता है तैयारी, दूसरा उद्भव, तीसरा प्रदीप्ति और चौथा होता है सत्यापन। तो इन चारों को क्रम से ध्यान रखना, 1 नंबर तैयारी, 2 नंबर उद्भव, 3 प्रदीप्ति और 4 सत्यापन। तो जो सूझ क्या होती है, अचानक प्रकट होती है। ठीक है, सूझ क्या होती है, अचानक प्रकट होती है। और ये जो तीसरी अवस्था है प्रदीप्ति, इसमें जो है क्या होती है, अचानक प्रकट होती है। कौन सी अवस्था में प्रकट होती है, प्रदीप्ति में। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। एक यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनका क्रम से याद रखना। तो सबसे पहला था तैयारी, फिर उद्भव, फिर प्रदीप्ति और फिर सत्यापन। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी इनको याद रख सकते हो। पहला है प्रिपरेशन, फिर है इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है, PIIEV कुछ भी करके इनको याद रख सकते हो आप। तो ध्यान रखना, तैयारी, उद्भव, प्रदीप्ति और सत्यापन। और प्रदीप्ति में अचानक क्या होती है, सूझ प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। तो देखो भोजन के पहले अगर आप घंटी बजा रहे हो तो इसके देखो 2 उत्तर होंगे, ऑप्शन 3 और 4 दोनों इसके उत्तर हैं। तो इसको जो है कलाम की जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती तब तक इसको जो है अपन क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी ध्वनि होती है ना, जो भोजन से पूर्व देते हैं, उसको हम CS कहते हैं। CS का मतलब हो गया अनुबंधित कंडीशनल जो है स्टिमुलस, तो इसको कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक तो होता है, तो ऑप्शन 4 सही हो रहा है। लेकिन इसको विलंबित उद्दीपक भी कहते हैं। विलंबित उद्दीपक मतलब पहले जो है अपन क्या करते हैं, ध्वनि देते हैं और उसके थोड़ी देर बाद में जो है हम जो है भोजन देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है। फिलहाल हम 4 तो उसका सही है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसको लेकर कंफ्यूजन है। तो एक बार जो है इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं। वैसे जो है CS कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। तो चौथा तो बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो है इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर फाइनल आंसर की में होंगे। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63
63वां क्वेश्चन बोल रहा है एक तरफ सूची 1 है उसको सूची 2 से सुमेलित करना है कि किसने किस पर प्रयोग किए। तो देखो स्किनर ने प्रयोग किए कबूतर पर, ध्यान रखना स्किनर ने किस पर किए, कबूतर पर। कोहलर के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी है उस पर प्रयोग किए थे, ठीक है। फिर थांडाइक, थांडाइक ने किस पर किया, तो थांडाइक को आपको पता है थांडाइक का क्या होता है, आपने मतलब बहुत बार सुना होगा थांडाइक की बिल्ली, पावलाव का कुत्ता। तो ये थांडाइक ने किस पर किया, बिल्ली पर, और पावलाव ने किस पर किया, कुत्ते पर। तो इस हिसाब से जो है आपका उत्तर हो गया स्किनर कबूतर, कोहलर सुल्तान नामक चिंपैंजी, थांडाइक जो होता है बिल्ली, और पावलाव कुत्ते पर जो है प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता अधिगम को परिपक्वता से अलग करती है। मतलब ऐसी कौन सी विशेषता जो अधिगम की है लेकिन परिपक्वता की नहीं है। सबसे पहले ये मुख्यतः एक शारीरिक क्रिया है, तो ये तो परिपक्वता की क्या विशेषता है, लेकिन अपने को किसकी विशेषता देखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको कि जो यहां पहले जो दिया होता है ना, पहले नाम क्या है, अधिगम, और फिर परिपक्वता है। तो मतलब ये देखना है कि अधिगम की कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता में नहीं होती। यहां ये नहीं देखना कि परिपक्वता में कौन सी विशेषता होती है जो अधिगम में नहीं होती, ऐसा नहीं देखना। देखना क्या है, पहले वाले की विशेषता देखनी है जो दूसरे में नहीं होती। तो ये तो पहले वाले की विशेषता है ही नहीं। फिर ये एक व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया होती है, तो ये पहले वाले की विशेषता है। किसकी है, ये आपकी अधिगम की विशेषता है। तो उत्तर यही होगा आपका, ठीक है। जो विशेषता जिसकी होगी वही उसका उत्तर होगा, ठीक है। इसमें पुनर्बलन का कोई स्थान नहीं है। तो पुनर्बलन अधिगम में तो होता है, क्योंकि आपने जो है देखा होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है पुनर्बलन पर ही आधारित है। तो ये भी परिपक्वता की क्या है, परिपक्वता की विशेषता है। क्योंकि पुनर्बलन को अगर आप परिपक्व हो रहे हो, ठीक है, आप एकदम जो है किशोरावस्था की से आगे जा रहे हो, तो क्या इसमें कोई पुनर्बलन चाहिए, कोई आपको प्रोत्साहित करेगा कि यार तू ये कर ले वो कर ले ताकि जल्दी से बड़ा हो जाए। तो पुनर्बलन जो है परिपक्वता में जो है कोई भी काम का नहीं है। फिर ये प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती, तो ये भी परिपक्वता है। परिपक्वता को आप प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन अधिगम प्रेरकों पर निर्भर करता है। तो जो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, जो पहले नाम आता है ना उसकी विशेषता देखो। यहाँ पर 3 विशेषता परिपक्वता की है और सिर्फ दूसरी जो है वो अधिगम की है। कि इन्होंने क्या बोला है, अधिगम एक व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता क्या होती है, शारीरिक प्रक्रिया। तो यही चीज जो है अधिगम को परिपक्वता से अलग करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया नगण्य होती है, तो गलत है। आपको पता ही है जो है ज्ञान का निर्माण होता है वातावरण और आप वंशाक्रम का भी कुछ इसमें योगदान होता है, लेकिन वंशानुक्रम का जो है योगदान कम होता है, लेकिन वातावरण का फुल योगदान होता है। और वातावरण में सामाजिक अंतःक्रिया भी आएगी, क्योंकि वातावरण का मतलब कोई प्राकृतिक वातावरण से नहीं है। वातावरण नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला नहीं है। यहाँ पर वातावरण मतलब आपके आसपास की जो है सारी की सारी स्थितियां, आपके आसपास का सारी जो कंडीशन है, आपके आसपास के सारे भौतिक संसाधन, सारे के सारे सामाजिक संसाधन जो वातावरण में आते हैं। तो वातावरण की जो सामाजिक अंतःक्रिया नगण्य नहीं हो सकती। सामाजिक अंतःक्रिया के बिना आप ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते, तो पहला तो गलत है। फिर अधिगम करता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय भूमिका में रहते हैं, तो बिल्कुल सक्रिय भूमिका में होंगे तभी आप क्या ज्ञान का निर्माण कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो केवल 2 सही है इसमें, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि रचनावादी अधिगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां है। तो सबसे पहले अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम। तो देखो पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम होगा, मतलब पूर्व ज्ञान तो आपको चाहिए। रचनावादी अधिगम में आपको पूर्व ज्ञान होगा, उसके आधार पर आप जो है नया अधिगम सीखोगे, तो यह बिल्कुल सही है। आपको जो है थोड़ा सा ही पता चला कि कौन सा सही हो सकता है। फिर अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, तो यह भी बिल्कुल सही। अर्थपूर्ण मतलब जो अपने लिए उपयोगी हो, ठीक है, वही रचनावादी अधिगम होता है। ठीक, वही क्या होता है, रचनावादी अधिगम होता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या बोल रहा है, एक मिनट। निम्न में से रुचिपूर्ण गणित के प्रश्न हल करना और चित्र बनाना आदि किसके उदाहरण है। रुचिपूर्ण गणित के प्रश्न हल करना और चित्र बनाना, तो देखो रुचियां जो है आपकी आंतरिक होती है, ठीक है। चित्र बनाना भी एक प्रकार की आपकी रुचि है, ये भी क्या है, आंतरिक होती है, ये बाह्य नहीं होती है, ये अपने अंदर से होता है। एक आदमी कुछ बन रहा है तो उसके अंदर से ही निकलता है, तो ये आपके आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। ध्यान रखना, रुचिपूर्ण कार्य करना, गणितीय प्रश्न हल करना, चित्र बनाना, ये सारे के सारे आपके आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। ना बाह्य अभिप्रेरणा है, ना दोनों है, ना ही दोनों नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है रुचिपूर्ण कार्य करना, गणित के प्रश्न हल करना, क्योंकि प्रश्न हल करे हो मतलब आपको रुचि है गणित में, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68।
68वां क्वेश्चन बोल रहा है अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। तो देखो जो अभिप्रेरणा चक्र है ना उसके तीन मुख्य अवस्थाएं होती है, ठीक है। तीनों के जो है आपको अच्छे से नाम भी ध्यान रखने, तीन अवस्थाएं होती है इसमें। तीन अवस्था होती है, सबसे पहले होती है आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता। दूसरी होती है इसमें जो है चालना, क्या होती है, चालना, जिसको अंतर्नोद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्नोद। और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी उद्दीपन, उद्दीपन या इसका दूसरा नाम है प्रोत्साहन। क्या है, प्रोत्साहन। तो आवश्यकता, अब देखो इसमें होता है क्या है, सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, दैहिक और मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित होता है। मतलब आप जो है जस्ट एक मतलब एज में हो या एक आप मान लो एक व्यक्ति है, वो एकदम पहले एकदम संतुलित है, दैहिक और मनोवैज्ञानिक रूप से एकदम संतुलित है। फिर उसको किसी चीज की आवश्यकता होती है। आवश्यकता में क्या होता है, अभिप्रेरणा शुरू ही आवश्यकता से होती है। अभिप्रेरणा शुरू किससे होती है, आवश्यकता से। मतलब आपको कोई चीज की जो कमी लगी तो आप क्या करोगे, उसे पाना चाहोगे। आपकी वो आवश्यकता हो गई कि यार आप जो है ये लक्ष्य पाना चाहते हो, आप कोई चीज पाना चाहते हो, तो ये आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता है मतलब आपकी क्या है, एक प्रकार से क्या है, जो है उस चीज की कमी हो रही है आपके जीवन में, तो आप क्या आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी तो आप अभिप्रेरित होंगे। अभिप्रेरित होंगे तो फिर आएगा दूसरा चरण जिसको चालना या अंतर्नोद कहते हैं। ये क्या करती है, ये शरीर को गति देती है। क्या करती है, शरीर को गति देती है। शरीर को गति देने का कार्य कौन करता है, चालना। आपको जो है उत्तेजित करती है कि आप ये कार्य करो। फिर आता है उद्दीपन या प्रोत्साहन, ठीक है। उद्दीपन और ये प्रोत्साहन का मतलब है वो चीज आपको मिल जाती है, ठीक है। और जब वो चीज मिल जाएगी तो वापस आप स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, मतलब संतुलित हो जाओगे। तो संतुलन कहां मिला आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 में मिला, प्रोत्साहन में। समझ गए, किसी चीज की पहले आप संतुलित थे, फिर किसी चीज की कमी हुई और आपको उसकी आवश्यकता हुई तो आप क्या दूसरी अवस्था में पहुंच गए, चालना। चालना आपके शरीर को उत्तेजित करती है, गति देती है। उसके बाद आप तीसरे मतलब उद्दीपन या प्रोत्साहन में पहुंच जाते हो, जहां पर आपको वो चीज मिल जाती है। फिर आप वापस क्या संतुलित हो जाते हो, ठीक है। फिर वापस दूसरी चीज की कमी होगी, ऐसे चलता रहता है, ये चक्कर है। तो ये प्रोत्साहन में जो है आप पुनः प्राप्ति होती है इन चीजों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संतुलन की पुनः प्राप्ति होती है लास्ट में प्रोत्साहन में। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन बोल रहा है अभिप्रेरणा के संदर्भ में कथनों का विचार करना और सत्य कथन बताना है। अभिप्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास करना, तो बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, सजीव क्या करना, प्रयास करना, ठीक है। फिर आता है बात, अभिप्रेरणा बालक में कार्य करने, सफल होने और विजय पाने की इच्छा को प्रोत्साहित करनी है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। क्या होता है, मोटिवेशन ही तो अभिप्रेरणा होती है। तो अभिप्रेरणा बिल्कुल बालक में कार्य करने, सफल होने और विजय पाने की इच्छा प्रोत्साहित करती है, ठीक है। फिर अभिप्रेरणा कल्पना को क्रियाशील बनाती है और मानसिक शक्तियों के गुप्त और अज्ञात स्रोतों को जागृत और प्रयुक्त करती है। बिल्कुल आप मतलब पढ़ सकते हो, ये सबको पता है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। भले आप जो है 10वीं 12वीं में कितने नंबर आए कोई मायने नहीं रखते, अगर आप अभी अच्छा कर पाओ तो अपने अगर अंदर दृढ़ निश्चय होना, तो आप जो भी आप कल्पना करो कि मेरे पास ये होना चाहिए, मैं नौकरी लग सकता हूं, तो आपकी मानसिक शक्तियों के जो गुप्त स्रोत है ना उनको ओपन कर सकती है और आप जो है उन कल्पनाओं को रियल में पा सकते हो। तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीनों सही है। अब बात आती है चौथा ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा आंतरिक और वास्तविक होती है, तो ये गलत है। अभिप्रेरणा आंतरिक तो होती है लेकिन काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक। अब मान लो कि अभिप्रेरणा क्या होती है, काल्पनिक होती है। मान लो आप कोई चीज सोच रहे हो, वो आवश्यकता होती है, आवश्यकता एक कल्पना होती है, कल्पना से आप लास्ट में जो है रिजल्ट पर पहुंचते हो। तो शुरुआत में क्या होती है, आंतरिक होती है, अंदर से उठती है, और काल्पनिक होती है। तो ये गलत हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, बाकी चौथा गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा कौन से में हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि किसी अभिप्रेरित व्यवहार की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा। मतलब कहना क्या चाहता है ये कि आप जो है किसी चीज को मतलब अभिप्रेरित तब होते हो, अपना व्यवहार अभिप्रेरित तब होता है कि जो है आपको उसके परिणाम में क्या मिलेगा, ठीक है। अभिप्रेरित व्यवहार की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर जानते हैं उससे पहले हम जो है थोड़ा सा इनको अच्छे से जान लेते हैं कि कौन सा जो क्या होगा। सबसे पहले XY सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था डगलस मैक ग्रेगर ने, ठीक है। किसने दिया, मैक ग्रेगर ने। और जो डगलस मैक ग्रेगर है XY सिद्धांत में इन्होंने X जो सिद्धांत दिया, X को तो इन्होंने बताया नकारात्मक सिद्धांत, नकारात्मक, ठीक है। और Y को इन्होंने बताया सकारात्मक। तो ये आपको ध्यान है जो है सकारात्मक, ठीक है। फिर आता है अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत जो दिया वो क्लार्क हल ने दिया। किसने दिया, क्लार्क हल ने।
अंतर्नोद मतलब चालना, मतलब किसी चीज को पाने के लिए आप में शारीरिक गति के लिए उस चीज की आवश्यकता, मतलब आप उत्तेजित होने चाहिए। ठीक है। फिर आता है प्रत्याशा सिद्धांत, और प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? विक्टर ब्रूम ने, विक्टर ब्रूम ने। और ये क्या कहता है? ये यही बात कहता है कि अभिप्रेरित व्यवहार की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा। मान लो आपको परिणाम में बहुत कुछ बड़ा चीज प्राप्त हो रही है तो आप ज्यादा तीव्रता से अभिप्रेरित होंगे, और परिणाम में मान लो कि ऐसा लगता है कि यार ये मिली तो ठीक है, वरना नहीं मिली तो भी ठीक है ये चीज, तो आपका जो है वो फिर क्या होगा, जो आपका व्यवहार है ना वो उस टाइप से ही अभिप्रेरित होगा, उतनी तीव्रता नहीं होगी। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर 3, प्रत्याशा सिद्धांत कहता है, और विक्टर ब्रूम है उन्होंने दिया। फिर निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत, तो निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत ये दिया था मैक्सीलैंड ने। किसने? मैक्सीलैंड ने। और इन्होंने क्या कहा कि जो है आपको अभिप्रेरित होने के लिए वातावरण की आवश्यकता है। किसकी? वातावरण ही आपको अभिप्रेरित कर सकता है, और स्वभाव जो है उसको इन्होंने नगण्य माना। स्वभाव से अभिप्रेरित नहीं हो सकते, से अभिप्रेरित नहीं हो सकते, ये बोला था इन्होंने, हो सकते। इनको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया आपको, आप डिटेल से जो है नोट्स में पढ़ सकते हो। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर जरूर जुड़ सकते हो। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71वां क्वेश्चन बोला, निम्न में से कौन सी एक विशेषता आंतरिक अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा से अलग करती है? अभी ऊपर हम बात करके आए कि ऐसी तुलना वाली बात होती है ना, तो उसमें अपने को क्या ढूंढना होता है, जो पहले नाम आया ना उसकी विशेषता होगी ना, वही इसका उत्तर होगा। क्या होगा? वही उसका उत्तर होगा। तो पहला नाम क्या हुआ है? आंतरिक अभिप्रेरणा का। तो ऑप्शन में क्या होगा? 3 विशेषताएं तो बाह्य अभिप्रेरणा की होगी और एक आंतरिक की होगी, और जो आंतरिक की होगी वही उत्तर होगा, क्योंकि पहले नाम आंतरिक लिखा है। सबसे पहले, इसका स्रोत कोई बाहरी तत्व होता है, तो ये तो बाह्य अभिप्रेरणा का क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा का जो है विशेषता है। तो अपने को सिर्फ आंतरिक की ढूंढनी है, क्योंकि पहले आंतरिक नाम है। फिर है ये लक्ष्य जो है केंद्रित होती है, तो लक्ष्य केंद्रित भी कौन सी होती है? बाह्य अभिप्रेरणा होती है, तो ये भी नहीं हो सकता उत्तर। ठीक है। फिर पुरस्कार, दंड, दोषारोपण आदि इसमें शामिल होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण होते हैं। ठीक है। आकांक्षा, ठीक है, रुचि, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा होते हैं। पुरस्कार, दंड, ये सब बाह्य प्रेरणा होते हैं। फिर ये व्यक्ति को कार्य केंद्रित करती है, बिल्कुल आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य केंद्रित करती है। तो ये एक तो अंतर ध्यान रखना, कार्य केंद्रित करती है आंतरिक अभिप्रेरणा, और लक्ष्य केंद्रित करती है बाह्य अभिप्रेरणा। और अपने को आंतरिक की विशेषता देखनी थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गलती करने पर बच्चे को पीट देना ताकि उसके अवांछनीय व्यवहार में कमी आ सके, उक्त कथन निम्न में से किससे संदर्भित है? तो ज्यादातर इसका उत्तर करके आएंगे ऑप्शन नंबर 2, लेकिन उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अब कैसे होगा थोड़ा सा डिटेल से जान लेंगे ना। मैं खुद भी अगर पहली बार एग्जाम देता तो मैं खुद जो है इसका नकारात्मक दंड करके आता, लेकिन उत्तर है सकारात्मक दंड। ठीक है। गलती करने पर बच्चे को पीट देना ताकि उसके अवांछनीय व्यवहार में कमी आ सके, यह आपका है सकारात्मक दंड। कैसे? देखो यहां पर जो है ध्यान रखना, एक होता है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। एक है आपका देखो पुनर्बलन और एक दंड, एक है पुनर्बलन और एक है आपका दंड। अब देखो क्या क्या चीज होती है। सकारात्मक में तो कोई चीज दी जाती है, क्या जाती है? दिया जाता है। और नकारात्मक में क्या होता है? हटाया जाता है। क्या होता है? हटाया जाता है। यहां बात क्या हो रही है कि बच्चे को क्या है, गलती करने पर पीट दिया। पीटना मतलब दे दिया उसको, पीट देना। ठीक है, दे रहे हैं तो देंगे, तो नाम तो क्या आएगा? सकारात्मक। अब पुनर्बलन की बात करें, पुनर्बलन से क्या होता है? पुनर्बलन में जो है उस व्यवहार में आती है वर्दी। क्या आती है? वर्दी आती है। पुनर्बलन में कोई चीज वर्दी होती है, और दंड में कोई चीज में क्या होती है? कमी होती है। तो यहां क्या हो रही है? कमी। देना किस में आ गया? सकारात्मक में। अगर हटाना किस में आ गया? नकारात्मक में। और अवांछनीय व्यवहार में कमी कहाँ आती है? दंड में। तो उत्तर क्या हो गया? सकारात्मक दंड। ठीक है, क्या हो गया? सकारात्मक दंड। अगर एक और एग्जांपल लें कि जो है मतलब लड़के की माँ उससे कहती है कि तू बाहर खेलने नहीं जाएगा अगर जब तक होमवर्क नहीं करेगा। क्या होगा? जब तक तू बाहर खेलने नहीं जाएगा, जब तक होमवर्क नहीं करेगा, मतलब होमवर्क कर ले तो बाहर खेलने जा सकता है। तो उसने क्या किया आपका कि हटा दिया। क्या हटा दिया? उसका खेलना हटा दिया कि तू खेल नहीं सकता, तो ये चीज हटाना होगी। उसको थोड़ी बोला तू खेलने जा, यहाँ दंड दे रहे हैं, वहां खेलना हटा रहे हैं, तो नाम अगर नकारात्मक। और उससे दंड देने से वो क्या करेगा? होमवर्क कर लेगा, मतलब अवांछनीय, मतलब अच्छा का जो बुरा कार्य है उसमें कमी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक दंड हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज से जो है आप हटा रहे हो, फिर जो है वो अवांछनीय व्यवहार में कमी आ रही है, वो नकारात्मक दंड होता है।
ध्यान रखना इस चीज का, ये चीजें वापस नोट कर लो आप क्या कैसे होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न वह दबाव है जो उसे एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि 2 से 3 क्वेश्चन परिभाषा से आएंगे और ये आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन आंखों के आगे से गुजरनी जरूरी है। 73 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा स्वार्ज। ठीक है, स्वार्ज ने क्या कहा कि आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर उत्पन्न वह दबाव है जो उसे एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74वां बोल रहा है कि चिंतन की विशेषता नहीं है, चिंतन की विशेषता नहीं है, और ये वो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है जिसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं कौन, देखो उत्तर सोच लो आप, देखते हैं आपका सही होता है या नहीं। ये एक मानसिक प्रक्रिया, तो बिल्कुल चिंतन मन जो है आपका मानसिक दिमाग का यूज तो करोगे तभी तो चिंतन कर पाओगे। फिर इसमें वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है, तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि क्या आप मान लो कि सोच रहे हो कि यार मैं एक गाड़ी ले आता हूं, ये चिंतन कर रहे हो आप गाड़ी के बारे में कि मैं एक गाड़ी ले आता हूं, तो उसमें मानसिक प्रक्रिया तो है, लेकिन क्या वो वास्तविक उपस्थिति जरूरी है गाड़ी की? नहीं ना, आप कल्पना कर रहे हो ना, तो काल्पनिक बात होती है। ये क्या होती है? काल्पनिक। तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये एक समस्या समाधान प्रक्रिया है, तो बिल्कुल चिंतन करके आप जो है किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। ये एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है, तो चिंतन प्रकट नहीं होता, तो ये भी सही है। तो 3 तो सही है ये, लेकिन वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो 2 गलत हो गया, और विशेषता नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75वां क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो कि चिंतन के विषय में असत्य कथन बताना है। सबसे पहला, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो बिल्कुल सही है, और इस बात को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट बनती है कि कई बार ये बोलते थे चिंतन मानसिक प्रक्रिया होती है, सबको पता है, लेकिन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। ठीक है, फिर चिंतन प्रतीकों का प्रयोग करता है, तो बिल्कुल सही है, चिंतन में प्रतीक होते हैं, तरह तरह के सिंबल होते हैं। ठीक है, मांसपेशीय क्रियाएं चिंतन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो गलत। क्या आप कोई वजन थोड़ी ना उठा रहे हो, मानसिक प्रक्रिया जरूरी है, मांसपेशीय क्रियाएं जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर चिंतन के प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है, बिल्कुल, आप किसी समस्या में हो तभी चिंतन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये चिंतन कर रहे हो ना कि मैं गाड़ी ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये जो चिंतन कर रहे हो, तो इसका मतलब आप जो है पैदल चलने से दाप चुके हो, तभी तो चिंतन कर रहे हो, तो समस्या होगी तभी चिंतन होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मानसिक प्रक्रियाओं का होना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन है? तो जो डिडक्टिव थिंकिंग है वो आपका है अभिसारी चिंतन, और अभिसारी चिंतन जो है वो होता है आपका बुद्धि में, बुद्धि ज्यादा प्रभावित होती है इससे। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन इसको कहते हैं, अपसारी चिंतन भी कह सकते हो आप। क्या कौन सा? अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन, अपसारी मतलब बहुत सारे जो है आप, मतलब आपके लिए बहुत सारे जो है वाइड रेंज में आप सोचते हो, बहुत जो है चौड़ा लंबा सोचते हो। आलोचनात्मक चिंतन भी इसी में आता है, अपसारी चिंतन में। ठीक है, सवलीन चिंतन भी इसी में आता है, और ये सारे के सारे होते हैं आगमनात्मक। ठीक है, निगमनात्मक नहीं होते, जो है आगमनात्मक होते हैं, और इनको हम कह सकते हैं जो है डिडक्टिव। कौन सा हुआ इसमें? जो है आपका सिर्फ और सिर्फ अभिसारी चिंतन हुआ, बाकी सारे जो है आपके डिडक्टिव नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, थोड़ा सा सही कर लेता हूं। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आलोचनात्मक मतलब आप बहुत जो है मतलब वाइड रेंज में सोचें, उस पर सोच विचार करें, कोई एक फिक्स उत्तर नहीं होना चाहिए। तो छात्रों को प्रक्रियात्मक व ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, तो ये जो बिल्कुल गलत है। सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना है अपने को। छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आंकलन करना, तो आंकलन करना तो आलोचनात्मक सोच से कोई मेल नहीं खाता। फिर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समस्या समाधान कौशल बढ़ाना और उच्च स्तरीय सोच विकसित करना इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। अब देखो ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस वाला है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? विश्लेषणात्मक मतलब अच्छे तरीके से विश्लेषण करना। तो भारत की राजधानी क्या है? एक फिक्स उत्तर है, नई दिल्ली। भारत में कितने राज्य हैं? एक फिक्स उत्तर है, 28 है, तो 28। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो एक फिक्स उत्तर है कितनी, जो है 121 करोड़ है, या फिर वर्तमान में जो भी है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? क्या एक फिक्स उत्तर है? नहीं, तो यही इसका विश्लेषणात्मक चिंतन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है तर्कणा के विषय में सत्य कथन क्या है? तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपका
क्लियर कर देगा कि तर्कणा क्या होती है। सबसे पहले ये चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है, तो बिल्कुल तर्कणा से क्या होता है, सामान्य नियमों से समस्या समाधान होता है। ये उद्देश्यपूर्ण है, नियंत्रित व चयनित चिंतन हेतु प्रयुक्त होती है, तो बिल्कुल सही है। फिर ये एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है जो कि व्यक्ति के चिंतन को क्रमबद्ध करता है। तो अपन ऊपर बात कर चुके हैं, जो एक वास्तविक जो है मतलब जो है चीज का वास्तविकता में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन चिंतन ये वास्तविक है। कौन सा, तर्कणा। वहां चिंतन अकेले की बात होती है, यहाँ तर्कणा की बात हो रही है। तर्कणा क्या एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है, तो ऑप्शन जो है 3 भी सही है। तो ध्यान रखना, वास्तविक चिंतन किसको कहते हैं, तर्कणा को। तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संकल्पना मानचित्र का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो संकल्पना मानचित्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो क्या था, जेडी नोवेक ने। किसने, जेडी नोवेक ने। तो ये आज के जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे। अब हम अगला जो क्वेश्चन है ना 81 नंबर से, वो ईवीएस के हैं और ये लेवल 1 के हैं, तो उनको हम जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।